हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं, इस तरह चाइना भी इंडिया का नेबर है। अब नेबरिंग कंट्रीज ने कितना डेवलप किया इंडिया के साथ साथ, इंडिया आगे है या चाइना आगे है या पाकिस्तान ने कितना डेवलपमेंट किया, ये हम कंपैरेटिवली इसमें स्टडी करेंगे और इसका अप्रेजल भी करेंगे। कौन सी आर्थिक नीतियां उन्होंने अपनाई, कब कब उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, तो मोटे मोटे तौर पर हम उनके डेवलपमेंट का जो ट्रैक है, जो ग्रोथ ट्रैक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका चैप्टर का नाम है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब इसमें हम देखेंगे कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज ने क्या किस तरह अपनी तरक्की हासिल की है। तो देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस इन 1947। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। तो आसपास ही है, 2 साल का अंतर है। चाइना भी जब एस्टैब्लिश हुआ 2 साल के बाद में। Thus the three neighbors had almost a common start of their path of development। तो तीनों ने लगभग एक साथ ही अपने ग्रोथ प्रोसेस की शुरुआत की है। ठीक है, तो क्रिटिकल कॉमन एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रोथ ऑफ दीज कंट्रीज। क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या है इनके, ठीक है। ऑल 3 कंट्रीज अडॉप्टेड प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। देखिए, इन तीनों नेशंस ने, देशों ने एक साथ तरक्की शुरू की, लेकिन अब इनको पता था कि जमाना कहां से कहां पहुंच गया। भाई ब्रिटेन हुआ या आपका यूएस हुआ, ये बहुत ज्यादा आगे थे। तो ये जो हमारे जो तीनों एशियन नेशंस हैं, इन्होंने सोचा कि अब हम प्लान तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं तेजी से। तो इन्होंने तीनों ने ही प्लानिंग का तरीका अपनाया। इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन द ईयर 1951। 1951 में इंडिया का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। चाइना ने अपना प्लानिंग शुरू की 1953 में, 1953 में। पाकिस्तान इन 1956 और पाकिस्तान ने 1956 में। इसका मतलब इंडिया ने सबसे पहले शुरू किया। और इनमें देखिए, यहाँ पे 2 साल का अंतर है, यहाँ पे 3 साल का अंतर है। सबसे बाद में पाकिस्तान ने शुरू किया। पाकिस्तान 5-year plans are now called medium term development plans। अब इसके मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स कहलाते हैं आजकल पाकिस्तान के। All 3 countries relied on public sector as the core sector of the economy। तो तीनों में कॉमन चीज क्या है कि इन्होंने पब्लिक सेक्टर को ही अपना आधारभूत संरचना के लिए चुना। क्यों? पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कौन करता है? हमने पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जहाँ पे वेलफेयर का काम हो वहाँ गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम करती है। अब सरकारी जो स्कूल हैं उनमें मुफ्त में पढ़ाई मिल जाती है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में दवाई मिलती है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर ऐसा काम कर पाता? नहीं। तो तीनों देशों ने सोचा कि हम अपने देश का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के हाथों में देंगे, पब्लिक सेक्टर के हाथों में देंगे। ठीक है, तो तीनों ने पब्लिक सेक्टर अपनाया, तीनों ने प्लानिंग अपनाई है। देन पाथ ऑफ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय इंडिया इन ब्रीफ। अब हम जब तीनों का पार्ट डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ में, एक स्लाइड मैंने ब्रीफ में बनाई है और बाकी थोड़ा डिटेल में पॉइंट्स बनाए हैं। तो ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा नोट्स की तरह थोड़े और पॉइंट्स ऐड करके अपने एग्जाम के लिए लिख सकते हैं अगर ग्रोथ पाथ पूछा जाए। इंडिया का ग्रोथ पाथ अगर ब्रीफ में लें, बहुत छोटे पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स मिले, तो पहला क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। उसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि उसमें आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के गुण भी पाए जाते हैं और उसमें आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी पाए जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी करती है पब्लिक वेलफेयर, कैपिटलिस्ट कमाती है मुनाफा, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही यहाँ पे वर्चस्व दिया गया, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई और दोनों सेक्टर्स ने मिलकर इंडिया का डेवलपमेंट किया है। दूसरा, मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल था, यानी कि ज्यादा काम पब्लिक सेक्टर को दिया गया। बहुत सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज थी आजादी के बाद, 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर को मुखिया बनाया गया, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ देश का 1990 तक पब्लिक सेक्टर के हाथों में था हमारे देश में, इंडिया में। 5-year plans फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। हमारे खेतों के, खेती बाड़ी के लिए, हमारे उद्योगों के लिए और हमारे व्यापार के लिए, तीनों के लिए हमने 5-year प्लान्स अपनाए। और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमने टारगेट्स डिसाइड किए कि भाई हमें अपने खेती बाड़ी को कितना आगे, एग्रीकल्चर को कितना आगे बढ़ाना है, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या ग्रोथ करनी है, क्या प्रगति करनी है, क्या प्लानिंग करनी है। उसी के तहत हमने ग्रीन रेवोल्यूशन
भी हमारे देश में लाई, उससे हमारे अनाज का जो उत्पादन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देन इंडस्ट्री, हमारे उद्योगों का भी बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हमारा। बहुत सारी ऐसी पब्लिक इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई, मेगा इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिन्होंने देश का ढांचा बदल दिया, संरचना बदल दी उसकी। एंड ट्रेड, और व्यापार को भी हमने बढ़ावा दिया। तो इसमें पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हमने भारत में। देन पब्लिक सेक्टर बिकेम डेड वेट इन 1990s एंड इंडिया अडॉप्टेड NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अब यहाँ क्या था, देश में जब प्रगति की जरूरत थी शुरुआत में, आजादी के बाद में, तो पब्लिक सेक्टर ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब होता है ना कि किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो पर्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें करप्शन आने लग जाता है। जब कोई पुरानी संरचना हो जाए, ठीक कहते हैं ना, एक जगह पता पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है। तो अब क्या था, पब्लिक सेक्टर एक भारी भरकम एंटिटी बन चुकी थी, और जिसमें काम करने वाले लोग थे वो करप्शन में, यानी कि आपके बहुत सारे गलत कामों में लिप्त होने लगे, और वहां पे घोटाले होने लगे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में। तो बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो फेल होने लगे। मतलब उनमें क्या था कि लागत ज्यादा लग रही थी, उत्पादन कम हो रहा था। वहां के लोग बैठे बैठे सैलरीज बहुत सारी ले रहे थे, लेकिन देश को कुछ भी उत्पादन करके नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, डेड वेट, यानी एक बहुत बड़ा वेट। डेड वेट का मतलब ये होता है कि वो किसी काम का नहीं है, जैसे किसी शव को आप अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक बोझ बन गई थी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 1990 तक आते आते। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत में था, बहुत बुरी हालत में था। एंड इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी से इजाद पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। भाई देखिए, हमारे देश में 1990 में इतना ही आपका फॉरेन एक्सचेंज था कि हम एक हफ्ते के लिए बस इंपोर्ट्स कर सकते थे। बहुत ही बुरी हालत थी, फॉरेन एक्सचेंज तो ना के बराबर था। जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में खबरें आ रही है कि बहुत बुरी हालत है, ऐसे ही हमारी हालत हो चुकी थी 1990 में, 1991 के आसपास। तो अब जो है हमने क्या किया, नई आर्थिक नीति लाए, और जिसमें हम बहुत सारी आर्थिक विकास की रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारी हमने रिफॉर्म्स लाए, और उससे हमारे देश की खेती बाड़ी का, इंडस्ट्री का और आपके उद्योग का डेवलपमेंट हुआ। देन पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन डिटेल। अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं थोड़ा रीडिंग कर लूंगी, हमने समझ पहले लिया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी एज इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट और द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, ये हमने देख लिया है। इट असाइड द फ्लैगशिप रोल टू द पब्लिक सेक्टर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 5-year plans worked as the core element of the path of growth and the public sector undertakings worked as the engine of growth। तो यहाँ भी पब्लिक सेक्टर का वर्चस्व दिखाया जा रहा है। ये आप डिटेल में है, इनको थोड़ा सा आप स्लाइड्स को देख लीजिए, दोबारा वीडियो देख सकते हैं, या इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स हैं बस आपके। फिर आपने एग्रीकल्चर में ब्रेक थ्रू आ गया हमारा, और उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इससे हमारी एग्रीकल्चर बहुत डेवलप कर गया। उसके बाद में कंटिन्यूड है, इसमें हमारे इंडिया का ही दिया गया है। Establishment of heavy industries in the area of iron and steel symbolized structural transformation in the economy। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि हमारे जो बहुत से इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वजह से हमारा रेलवेज डेवलप हो गई, हमारी यूटेंसिल्स इंडस्ट्री डेवलप हो गई, फर्नीचर इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील के सहारे से डेवलप हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। बट पब्लिक सेक्टर कुड नॉट फंक्शन वेल। लेकिन अब 1990 के आसपास आते आते पब्लिक सेक्टर अच्छी तरह काम नहीं कर पाया। 1990 में इंडियन इकोनॉमी वाज बर्डन विद डेड वेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट स्विच फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी टू आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। तो पहले इनवर्ड में क्या था हमारे में, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, यानी कि हमें बाहर से कोई माल ना मंगाना पड़े, कोई माल ना खरीदना पड़े, इससे हम अपने देश में ही उन मालों को, उन चीज़ों को बना रहे थे, कमोडिटीज को बना रहे थे। लेकिन 1990 के बाद में हमने अपने देश के दरवाजे, हमने अपने देश को इंपोर्ट्स के लिए खोल दिया, और हम ट्रेड फ्रीली कर रहे थे, फ्री ट्रेड हमने अपना लिया। उससे पहले क्या था, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट्स कम से कम करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, हम किसी से माल नहीं खरीदेंगे, उनका फायदा नहीं करवाएंगे, तो कोई हमारा माल क्यों खरीदने लगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो क्या है, ये लेन देन की प्रक्रिया है। ट्रेड में क्या होता है कि अगर हम अमेरिका की चीजों को अपने देश में ला रहे हैं, या चाइना की चीजों को अपने देश में लाकर अपने बाजारों में बेचने दे रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे अपनी इकोनॉमी को भी हम खोल दें, ताकि इंडिया अपना माल हमारे देश में बेच सके। इससे क्या होता है,
हम बाहर ट्रेड कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, अपने बाजारों में दूसरों का माल नहीं बिकने देंगे, तो हम भी दूसरों के बाजारों में, दूसरे देश के बाजारों में अपना माल नहीं बेच सकते। क्योंकि अगर आप दूसरे देश के बाजारों में अपना माल बेचेंगे तभी आपको फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होगा, अपने देश में बेचने से कोई फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त नहीं होगा। और फॉरेन एक्सचेंज हमें जरूरी चाहिए क्योंकि हमें बाहर के देशों से भी कुछ चीजें मंगानी पड़ती हैं। तो इसका जिस्ट ये है कि पहले हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी में थे, उसके बाद हम आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, यानी हम अपने एक्सपोर्ट्स पर जोर देना शुरू कर दिया और बाहर के देशों को भी इजाजत दी कि हमारे देश में आए और वो व्यापार कर सके। Then planning commissions has now been replaced by नीति आयोग। अब नीति आयोग आ चुका है 1914 के बाद, 2014 के बाद में। The economy practices mixed economy with free play of market forces of demand and supply। तो हमारी इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि अगर किसी चीज के दाम ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा बिकेगी बाजार में और लोग उसका उत्पादन करेंगे। ये हमारी इकोनॉमी की आज की स्थिति है और ये हर देश लगभग फॉलो करता है। अमेरिका में तो सारा ही कुछ ऐसे बिकता है, मतलब गरीबों के लिए वहां कुछ नहीं बनता। हमारे देश में तभी भी सब्सिडाइज रेट पर बहुत सारी चीजें बनती हैं, गरीबों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। वो पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी है, फिर भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही काम करते हैं। The growth strategy is now integrated with the overall process of ग्लोबलाइजेशन। और अब हमारा देश ग्लोबलाइज्ड है, मतलब हर देश के साथ हमारा देश व्यापार करने के लिए उत्सुक रहता है, उसके साथ ट्रेड नेगोशिएशंस करता है, बहुत सारी ट्रीटीज साइन करता है। मोदी जी जगह जगह जाते हैं और वहां से व्यापार की जो ट्रीटीज हैं वो साइन करते हैं, समझौते करते हैं और नई नई नीतियां बन रही हैं हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं हम चाइना में। चाइना के साथ क्या क्या हुआ, देखिए चाइना को मैंने थोड़ा डिटेल में लिया क्योंकि वो हमारा देश नहीं है, हम ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते। इंडिया के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अब तक, लेकिन सिर्फ लास्ट चैप्टर में हमने चाइना और पाकिस्तान को लिया है। तो थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में खैर आपको जाने की जरूरत नहीं, 12th क्लास है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बुक्स में जितने नोट्स हैं इट्स मोर देन इनफ, और मैंने बुक्स को ही बेस बनाकर आपके नोट्स बनाए हैं। आप इनको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाइना का हम ब्रीफ में देखते हैं, मोटे मोटे तौर पे क्या क्या, फिर डिटेल में जैसे हमने इंडिया का देखा ऐसे ही देखेंगे। चाइना अडॉप्टेड स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी। ये पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की जैसा ही है, जैसे हमने अपनाया था, हमारे यहाँ क्या था, पहले पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया था, इसी तरह यहाँ भी स्टैटिज्म, यानी स्टेट से बना स्टैटिज्म, यानी कि राजवाद, जो भी आपका करेगा वो देश की सरकार करेगी। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल प्ले करने को यहाँ भी नहीं दिया गया, हमारे देश की तरह ही। कमांड इकोनॉमी, यानी जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सब किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। एंड व्हिच लेड टू प्रोडक्शन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो सारी चीजों में किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का। आज भी चाइना में अगर आप देखें, न्यूज में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट का ही ज्यादा कंट्रोल रहता है, वहां पे प्रोडक्शन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, एम्प्लॉयमेंट की भी वहां आजादी नहीं है प्राइवेट सेक्टर को। देखिए इंडिया तो बहुत आजाद देश है, वहां पे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी तरह फल फूल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन चाइना में आज भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप की इकोनॉमी है और वो आज भी कमांड इकोनॉमी है। हालांकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर को अब इजाजत मिल गई है फंक्शन करने के लिए, काफी अच्छा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ज्यादा ही वर्चस्व में है, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की सरकार। गवर्नमेंट मोनोपोली ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जिसने भी राष्ट्रीय रिसोर्सेज है, वहाँ के आधारभूत जो भी साधन है नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब किसके कंट्रोल में है, वहाँ की सरकार के कंट्रोल में है। देन डेवलपमेंट इन प्री 1978 पीरियड कंप्राइज्ड ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है चाइना का, उसको दो भागों में बांटा गया है, प्री 1978 और पोस्ट 1978, यानी 1978 से पहले का समय चाइना में डेवलपमेंट का और 1978 के बाद का समय चाइना में डेवलपमेंट का, ये दो भागों में बांटा गया है। तो प्री 1978 पीरियड में क्या हुआ वहां पर, उसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये वहां की पॉलिसी है कि उन्होंने बहुत तेजी से डेवलप करने के लिए बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, इसको उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, यानी जो ऊंची छलांग लगाई, लीप यानी छलांग लगाना, तो डेवलपमेंट के उन्होंने बहुत सारे एकदम से बहुत जोर का प्रयास किया। एंड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो दो ये आपकी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड उनके मेन स्ट्रेटजीज थी 1978 से पहले। देन डेवलपमेंट पोस्ट 1978 पीरियड कंप्राइज्ड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अब जो प्री 1978 पीरियड था उसमें क्या क्या थी, दो चीजें थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। और उसके 1978 के बाद का जो समय था 1978 के बाद का, उसको दो भागों में फिर से बांटा गया, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सब लोग मिलजुल कर फार्मिंग करते हैं, गांव के गांव अपने सारे खेत पूल कर दे, इकट्ठा कर ले, उन खेतों पे एक साथ काम करें और जो उसमें उपज पैदावार हो मार्केट में बेचे तो सबको मुनाफा होता, सारे किसानों को, कोऑपरेटिव फार्मिंग में। इस तरह वहां पे कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग लाया गया, कम्युनिटी फार्मिंग लाया गया। एंड सेकेंड फेज किसके लिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो चाइना ने दो भागों में अपने 1978 को किया कि पहले भैया फार्मिंग का अपना डेवलपमेंट कर लो, एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर जब डेवलप हो जाए तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर लो। दैट अब इसका डिटेल में चाइना को देखते हैं। Established as People's Republic of China in 1949, it decided to bring all critical areas of production activity under government control। तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ और इसने अपने सारे क्रिटिकल एरिया जो प्रोडक्शन के थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, सब कुछ किसके अंडर लाए, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ले आए। तो सरकार करेगी जो भी करेगी। नेशनल रिसोर्सेज इंक्लूडेड ऑल लैंड were declared as government monopoly। तो सारी जमीनें जो थी देश की वो गवर्नमेंट की मोनोपोली में, मतलब एक छत्र सरकार का राज था वहां पर, किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था, सारा का सारा गवर्नमेंट ने ही अपने अंदर ले लिया कि हम डेवलप करेंगे, हम जिस तरह प्लानिंग करेंगे, करना चाहेंगे वही करेंगे। Then China adopted strategism or command economy as model of growth in which the strategism और command economy उसने अपनाया, उसमें क्या किया उसने, ownership of all resources rests with the state। तो जितने भी रिसोर्सेस थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, कोई प्राइवेट सेक्टर किसी एक बंदे को किसी भी, जैसे हमारे देश में क्या था, जमींदारों को बहुत अधिकार थे और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बहुत अधिकार थे, लेकिन उस देश में कुछ भी नहीं था, सारे के सारे रिसोर्सेज सरकार के पास पहुंच गए। एंड द स्टेट इज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना ये स्टेट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, क्या मजदूरों को ज्यादा लगाना है, मशीनें ज्यादा लगानी है, किस तरह से उत्पादन करना है वो डिसाइड करेगी। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन करना है, यानी कि जो उत्पादन होगा वो किसको जाएगा और किस किस को बेनिफिट मिलेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद हिस्टोरिकली द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। प्री 1978 जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन दोनों हैं, और पोस्ट 1978 पीरियड जिसमें फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं, प्री 1978 पीरियड को डिटेल में हमने अब यहाँ पे लिया है। क्रिएट लीप फॉरवर्ड, दिस वाज अ कैंपेन लॉन्च्ड इन 1958। 1958 में ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब फैक्ट्रीज लगाना, उद्योग लगाना, फर्म्स लगाना जिनमें उत्पादन हो सके, ऐसी गतिविधियों को उन्होंने किक स्टार्ट किया और बहुत तेजी से डेवलप करना शुरू किया। द पीपल वर एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब है हर घर में, जो हमारे पीछे का आंगन है उसमें छोटी से बड़ी सी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर लो, कुछ भी उत्पादन कर, जैसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे हथकरघा उद्योग चला लिया आपके, जैसे कि प्लास्टिक क्रॉकरी आजकल बनाने की मशीन आ जाती है, आपकी 60-65 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, 65,000 to 1 लाख रुपीस का, और आप मशीन लगाकर वहां पे प्लास्टिक की जो क्रॉकरी है वो बना सकते हैं। या फिर कुछ और भी छोटा मोटा काम, जैसे गोटा बनाते हैं, जैसे गोटे में क्या होता है आपका जो चमकीला सा स्ट्रिप लगती है आपके कपड़ों पे, लेडीज के कपड़ों पे, या कोई मोती बनाने का काम है, या कोई मालाएं बनाने का काम है, गार्लैंड बनाने का काम है, प्लास्टिक की और आर्टिफैक्ट छोटे छोटे शोपीस बनाने का काम है, वो सब शुरू कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योग हमारे देश में चलते हैं। ऐसे चाइना की सरकार ने बढ़ावा दिया कि हर घर में उद्योग लगाया जाए, तो इंडस्ट्रीज इन बैकयार्ड ऑफ पीपल हाउसेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गिवन अ मैसिव बूस्ट इन द अर्बन एरियाज विद रशियन एक्सपर्टीज। तो इन्होंने शुरू में रशिया का बहुत ज्यादा साथ लिया, रशिया यानी आपका सोवियत यूनियन का बहुत ज्यादा सहारा लिया, और रशियन जो एक्सपर्ट्स थे, रशिया के जो एक्सपर्ट्स थे, वहाँ के जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने बहुत साथ दिया इनके गवर्नमेंट, इनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में।
Then agriculture was revolutionized in the rural areas by adopting commune system of farming. Communes meant collective farming. जैसे हमारे यहाँ cooperative farming होती है, वहाँ पे commune farming अपनाई गई. उसके बाद आती है Great Proletarian Cultural Revolution. ये क्या है? It was initiated by the chairman of Chinese Communist Party, Mao Zedong, in 1965 and continued till 1976. तो 1965 में शुरू की गई माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे उनके द्वारा, और उसके बाद कब तक चली? 1976 तक चली, 1976 तक चली. उसके बाद में ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड टू गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. तो देखिए आज भी हम कहते हैं ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मार्केट में जाओ वहाँ आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा. जो मार्केटिंग पर्सनल होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादातर मार्केट में जाकर देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरह की होनी चाहिए, क्या माल बिकेगा, कैसे बिकेगा. तो आज भी ये सब चीज़ें चलती हैं. एमबी के स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. इस तरह वहाँ पे क्या किया गया, आपके जो चाइना में वहाँ पे जितने प्रोफेशनल्स थे, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उन्हें मार्केट्स में भेजा गया, प्लस कंट्री साइड में भेजा गया. आपके कहाँ पे भेजा गया? आपके कंट्री साइड यानी गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में भेजा गया कि किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था काम करती है, उद्योग कैसे काम करते हैं, खेतीबाड़ी कैसे होती है, ताकि प्रोफेशनल्स को, जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे काम करती है, कुछ प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स ले, इंजीनियर्स ले, और बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उन सबको गाँव के इलाकों में भेजा गया कि हमारी आधारभूत संरचना क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, वो समझें. Then the Cultural Revolution succeeded in combating the recessionary cycle in China. उस समय रिसेशन आया हुआ था चाइना में 1965 से 1976 तक. तो रिसेशन में क्या होता है, आपका उत्पादन तो बहुत हो रहा होता है, मार्केट में बिक नहीं रही होती हैं चीज़ें. तो क्या होता है, लोगों को, उद्योगपतियों को घाटा होता है, इंडस्ट्रीज को घाटा होता है. तो अब इससे क्या होता है कि उद्योग पिछड़ने लगते हैं. तो इसको कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये कल्चरल रिवोल्यूशन चलाई कि लोग वहाँ जाएं और समझें हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, ज़्यादा हमारा माल बिक सके. इट ऑल्सो सक्सीडेड इन इम्पोजिंग माओइज्म, द सोशल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी प्रोपाउंडेड बाय माओ. तो माओ ने जो शुरू किया था, पंथ शुरू किया था माओइज्म, वो भी शुरू हुआ. सोशल इकोनॉमिक क्या है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन भी हो, आर्थिक परिवर्तन भी हो. देखिए चाइना ने कभी आर्थिक परिवर्तन नहीं छोड़ा, खाली कोई रिवोल्यूशन ऐसी नहीं थी जो सिर्फ समाज पर ध्यान दे या रिलीजन पर ध्यान दे या किसी मूवमेंट पर ध्यान दे. वहां पे अर्थव्यवस्था को पहला स्थान दिया गया कि भाई पैसा पहले कमाओ. एज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी गवर्निंग द डेवलपमेंट पाथ ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी. तो चाइनीज अर्थव्यवस्था में ये माओइज्म भी आया, इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. देन पोस्ट 1978 पीरियड, 1978 के समय के बाद, 1978 से पहले हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या थी. अब 1978 के बाद का क्या है पीरियड. During the post-1978 period, China introduced economic reforms by partially accepting the principles of market economy. अब चाइना को भी समझ में आने लगा कि सरकार बशर्ते अच्छा काम करती है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं करती कि मार्केट को पूरे को कंट्रोल कर सके और मार्केट में बिकने वाले जो चीजें हैं उनको सही से समझ सके. और फ्री प्राइस के बिना मार्केट में चीजें नहीं बिकती. देखिए जो चीजें मार्केट में बिक सकती हैं वो तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी. अब जो चीजें नहीं बिकती हैं, गरीबों के लिए खाली प्रोड्यूस करने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती. देखिए आपको हर बंदे को ध्यान में रख के अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है. और प्राइवेट सेक्टर वही तो करता है, मुनाफा कमाता है, लेकिन वो ऐसी चीजें भी उत्पादन करता है जो बिकती है. जैसे कि अब आप देखिए फ्रेंडशिप बैंड कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बनाएगा, कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, लेकिन फ्रेंडशिप बैंड प्राइवेट सेक्टर बनाता है. क्यों? क्योंकि जो नया जनरेशन है वो फ्रेंडशिप में बिलीव करता है और गिफ्टिंग में बिलीव करता है. तो इस तरह की चीजें बाजार में बिकती हैं. ये बहुत अच्छे शोबाजी के जो भी आपके आइटम्स होते हैं, शो पीसेस होते हैं, ये भी गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है. तो मार्केट में अक्सर जो चीज लोगों को आकर्षित करती है वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है. तो प्राइवेट सेक्टर जरूर चाहिए आपकी अर्थव्यवस्था में. इसीलिए चाइना को भी ये समझ में आया कि भाई इस प्राइवेट सेक्टर के बिना काम नहीं चलेगा. इसलिए वो क्या लाया, मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स ले आया थोड़े थोड़े अपने देश में. मतलब प्राइवेट सेक्टर को कुछ रियायत मिलने लगी वहां पर. इट शिफ्टेड फ्रॉम सिस्टम ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो रूल ऑफ एफडीआई, ठीक है, नो रूल ऑफ एफडीआई, टू अ सिस्टम ऑफ ओपन इकोनॉमी विद सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन एफडीआई. तो पहले क्या था, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से बताते हैं कि कोई देश जब आपके देश में आकर पैसा लगाकर वह इंडस्ट्री खोलता है तो उसको एफडीआई कहते हैं. आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है, या तो आपके साथ करे या जैसे भी आपकी सरकार उसको इजाजत देती है, परमिशन देती है, उस तरह से करे. लेकिन वहाँ डायरेक्टली वहाँ आपके देश में आएगा,
प्रोडक्शन करेगा। जैसे अभी एप्पल हमारे यहाँ शोरूम्स खोल रहा है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंडस्ट्री भी खोल रहा है एप्पल। तो हमारे देश में क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह का एफडीआई चाइना में भी प्रमोट किया गया। पहले क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसके बाद क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी हो गई। देन फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, वर इंट्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर। सारी रिफॉर्म्स जो थी वो किसमें नीतियां अपनाई गई, किसमें, खेती बाड़ी में अपनाई गई, खेती बाड़ी के डेवलपमेंट को देखा गया ज्यादा। These reforms led to withdrawal of the commune system of farming। अब commune system of farming था, ये विड्रॉ कर लिया गया, खत्म कर दिया गया 1978 के बाद में। The commune land was divided into smaller pieces of land and allocated to individual households। अब जो जितनी भी कम्यून्स के पास जो जमीनें थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो करी जा रही थी, बड़े बड़े जो खेत थे, बहुत हजारों एकड़ के, उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। फार्मर्स वर नॉट गिवन ओनरशिप राइट्स, लेकिन बांटा तो गया और लोगों को दी भी गई जमीन, हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जैसे आपको मिल जाए 50 बीघा, मुझे, मेरे घर को मिल जाए 50 बीघा, मेरे नाम पर आ जाए, हमारे पड़ोसी के नाम पे 50 बीघा आ जाए, लेकिन हमें ओनरशिप राइट्स नहीं दिए जाएं। इस तरह चाइना में किया गया कि लोगों को जमीनें बांट दी गई, छोटे छोटे खेत बांट दिए गए, लेकिन उन्हें उन जमीनों पे अधिकार नहीं दिए गए। द फार्मर्स वर टेनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो वहां पे जो फार्मर्स थे, किसान थे, वहां के मजदूर कह लो, वहां पे काम करने वाले लोग कह लो, लेबरर्स कह लो, लेकिन वो वहां के मालिक नहीं थे जमीन के, वो ओनर कौन थी, गवर्नमेंट ही थी चाइना की। देन सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चाइना में क्या हुआ, इन दी सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उद्योगों की बारी आई चाइना में। पहले क्या किया, खेती बाड़ी को डेवलप किया, अब उन्होंने उद्योगों को डेवलप करना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पर्टिकुलरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स वर अलाउड टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जो संस्थाएं होती थी या ट्रस्ट होते थे या लोकल कलेक्टिव्स, यानी कुछ लोग मिलकर जो इंडस्ट्री खोलते थे, उनको बहुत बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस आल्सो कॉल्ड एसओई, एसओई कहा जाता था वहां पे चाइना में, इक्विवेलेंट टू पीएसयूज इन इंडिया। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और वहां पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चाइना में, ठीक है, वर एक्सपोज टू कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि भाई एसओई का इक्विवेलेंट इंडिया में क्या है, तो पीएसयू है ना, हमारे यहाँ पीएसयू कहते हैं, चाइना में उसे एसओई कहते हैं। The system of dual pricing was introduced। अब यहाँ पे ड्यूअल प्राइसिंग कर दी गई कि गवर्नमेंट भी सेट करेगी प्राइस, जो भी आपका वेलफेयर के लिए है, सरकारी जो चीजें उत्पन्न हो रही है गरीबों के लिए, और प्राइस इकोनॉमी जो है आपकी, जैसे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइस खुद चलाएगा कि मार्केट में जो बिकेगा वो उत्पादन करेगा, और प्राइस भी प्राइवेट सेक्टर ही सेट करेगा। पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन के लिए प्राइवेट सेक्टर से खोल दिया गया, यानी उसको भी कंपटीशन करना पड़ रहा था। पहले क्या था, खाली गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे, उनका कोई कंपटीशन नहीं था, मोनोपोली थी उनकी। उसके बाद में जब प्राइवेट सेक्टर आया तो कंपटीशन होने लग गया। फिर फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू मेक सेल एंड परचेज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब एक प्राइस स्ट्रक्चर, ड्यूअल प्राइसिंग जो हमने कहा था वो यही था कि फार्मर्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कुछ चीजें जो अपनी सेल करनी होती थी, वो गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया था, प्राइस निर्धारित किया था, उसके हिसाब से करनी थी। The market prices determined by the supply and demand forces were allowed to operate for all other transactions in the economy। तो कुछ खरीद फरोख्त जो करनी होती थी सरकारी क्षेत्रों में या कुछ निश्चित क्षेत्रों में, वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से होती थी। बाकी क्षेत्रों में आपके फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस था, और जो भी आपकी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में होता था, जैसे मैंने आपको बहुत छोटे मोटे आइटम्स का एग्जांपल दिया जो लोग खरीदते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, जैसे शो आइटम्स हो गए, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपके छोटी छोटी मशीनें, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, फर्नीचर वगैरह, वो सबका क्या प्राइस सेट करती थी, प्राइवेट सेक्टर करती थी। अब चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी लाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपको आपके उद्योग के पनपने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि अगर 10,000 बीघा या आपकी बहुत बड़ा सा एक एरिया ले लिया जाए, कुछ भी एरिया, बहुत बड़ा सा एरिया ले लिया जाए, और वहां पे सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी, भाई यहाँ आओ, अपना उद्योग लगाओ और हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। जैसे हम आपको
टैक्स आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल तक आपसे सरकार टैक्स नहीं लेगी, आपको बिजली पानी की सुविधा फ्री मिलेगी, आपको सड़कें बनी हुई मिलेंगी, आपको रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधाएं मिलेंगी, मार्केटिंग की सुविधाएं मिलेंगी, आपको कच्चा माल जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आसानी से मिलेगा, मशीनें भी, इक्विपमेंट भी आसानी से मिल जाएगा, आपको जो आप प्लांट बनाएंगे आपको या तो प्लांट बना हुआ मिल जाएगा या बहुत सारी सुविधाएं, आपको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको एक्सपोर्ट एडवाइस मिलेगी दूसरे देशों से और बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरकार देती है ताकि आपका उद्योग बहुत तेजी से पनप सके। तो चाइना ने भी क्या किया, अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश किए ताकि वहां के उद्योग तेजी से डेवलप कर सके और उसने किया भी। देखिए चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाली, उसका प्लानिंग बहुत अच्छी। देन पाथ या स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन ब्रीफ। अब पाकिस्तान पे आते हैं। चाइना डिस्कस कर लिया, इंडिया डिस्कस कर लिया, थर्ड है हमारा लास्ट बचता हमारा पाकिस्तान। इसने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो लगभग इंडिया की तरह इसने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, पब्लिक सेक्टर को कुछ एंटरप्राइजेस दिए, कुछ अपने प्राइवेट सेक्टर को दिए। देन की रोल ऑफ फॉर पब्लिक सेक्टर टू किक स्टार्ट ग्रोथ। इंडिया की तरह इसने भी पब्लिक सेक्टर को ही की रोल दिया, यानी फ्लैगशिप जो रोल था, पब्लिक सेक्टर ही बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने वाली थी और ग्रोथ को पब्लिक सेक्टर बढ़ाने वाली थी, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल नहीं था। प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी जैसे हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था ना पहले कि भाई हम तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में, यानी कि हम बाहर से माल नहीं खरीदेंगे, अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्चा नहीं करेंगे, हम तो अपने देश में चीजें बना लेंगे। तो ऐसे पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह किया कि अपने देश में उत्पादन करने की ज्यादा चीजों को कोशिश की। शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी टू हॉल्ट इन ग्रोथ इन 1989। तो अब उसमें हमने तो 1990 में अपनी शिफ्ट कर दी स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने वहां भी अच्छा काम नहीं किया। देखिए होता क्या है, पब्लिक सेक्टर सरकारी उद्योग होते हैं और सरकारी जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, लोग प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हैं। लोग मतलब ऐसे सोचते हैं भाई अब तो सरकारी नौकरी मिल गई, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार तो पैसा दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, वो आपसे 50,000 रुपए आपको देंगे, 5 लाख का काम कराएंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, आप 500 रुपए का काम करो, 50,000 रुपए वहां से ले आओ। तो नौकरी पब्लिक सेक्टर की इसीलिए सबको भाती है कि भाई बहुत ज्यादा आसानी होती है वहां पे। हालांकि ऐसा अब नहीं है, अब तो पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं और पब्लिक सेक्टर वाले कभी कभी ज्यादा काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों से, ठीक है। लेकिन हर जगह आज भी ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर में बहुत जगह आज भी कामचोरी चल रही है। डीनेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई बिकेम पिलर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे डीनेशनलाइजेशन यानी कि 1989 के बाद में, 89 के बाद में क्या हुआ, ये डीनेशनलाइजेशन हुआ। पहले क्या था, नेशनलाइजेशन था, बहुत सारे उद्योग खाली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। उसके बाद क्या हुआ, उद्योगों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारे सरकारी उद्योग हमारे यहाँ बेच दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर ने वो खरीदे, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और उनको डेवलप किया। ऐसे ही पाकिस्तान में किया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया बहुत सारी चीजों का। एंड एफडीआई, और दूसरे देशों को वहां पे आकर्षित किया गया पाकिस्तान में कि वो आए और अपना निवेश करें, वहां पे उद्योग लगाएं और पाकिस्तान का डेवलपमेंट करें। देन अब डिटेल में देखते हैं पाकिस्तान का डेवलपमेंट हम। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 पाकिस्तान अडॉप्टेड ग्रोथ स्ट्रेटजी सिमिलर टू इंडिया जैसी ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो अब इसमें इंडिया जैसी ग्रोथ स्ट्रेटजी है, तो आप लगभग वही पॉइंट यहाँ पर थोड़े से चिपका सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग उसने ऐसा ही काम किया जैसे कि इंडिया ने किया। और यहाँ पे 1989 में स्लो डाउन आ गया और उसने नई पॉलिसी अपनाई, और इंडिया में 1990, मतलब 1 साल का ही अंतर है दोनों देशों में। देन इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ। इंडिया की तरह मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। पब्लिक सेक्टर वाज असाइन्ड द की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। The process of industrialization was based on the policy of import substitution. इंडिया की तरह ही चल रहा है अब तक सारा, तो वही पॉइंट्स हैं आपके, डिस्कस हम नहीं कर रहे ज्यादा। It allowed production to the domestic industry by way of heavy duty on competing imports। तो हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी यही करती थी, जो आपके जो इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत सारी लगा दी थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हमारे घरेलू उद्योग थे, हमारे इंडिया के उद्योग थे, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, और बाहर की जो इंडस्ट्रीज का जो इम्पोर्ट था वो हमारे देश में वर्जित था। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी किया कि प्रोटेक्शन दिया, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। इंपोर्ट्स वर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही इंपोर्ट्स को कंट्रोल और मैनेज करती। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन वाज द हॉलमार्क ऑफ चेंज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर व्हिच रेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ भी ग्रीन रिवोल्यूशन आई पाकिस्तान में भी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड विद अ थ्रस्ट ऑन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जिनमें मशीन बनती हैं, आपकी उद्योगों में जब मशीनें बनाते हैं, जैसे रोबोट्स बना लिया आपके, और मशीन उत्पादन के लिए बना ली, जैसे अभी मैंने क्रॉकरी की मशीन का जिक्र किया था, वो भी एक मशीन है, उसको बनाने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो उनका आपका नेशनलाइजेशन किया गया, पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया। Realized that the pace of growth was coming to a grinding halt. There was a major shift in the strategy during 1980s. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब नेशनलाइजेशन हुआ था 1989 के पहले, क्या था वहाँ पे? जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो किसके पास थी? पब्लिक सेक्टर के बाद। लेकिन अब यहाँ पता चला कि पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद क्या किया गया? जो नेशनलाइज इंडस्ट्रीज थी उनको डी नेशनलाइज किया गया। पहले गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी, अब उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। एंड प्राइवेटाइजेशन बिकेम द कोर एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। FDI became the fulcrum of growth. Process of growth was linked with the process of globalization. तो यहाँ कमोबेश बहुत ज्यादा सिमिलर हैं दोनों ही देश आपके डेवलपमेंट में। इंडिया और पाकिस्तान ने लगभग एक जैसी स्ट्रेटजी अपनाई। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब इनके डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? इनकी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की एनुअल ग्रोथ जो रेट होती है वो होती है, डेंसिटी होती है पर स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशियो भी इसमें आता है, आपका फर्टिलिटी रेट आता है और अर्बनाइजेशन आता है। इनके थोड़े मीनिंग समझ लेते हैं, इनका डेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पॉपुलेशन मिलियंस में कितनी है, वो आपकी 1352 मिलियंस है इंडिया की, चाइना की आपकी 1393 मिलियंस। ये डेटा जो है आपका 2019 के हिसाब से है, जबकि अब जो डेटा है वो बदल चुका है, लेकिन आपकी बुक में जो डेटा हम वही रेफर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की 202 मिलियंस है। अब एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन इसकी ये दी हुई है, जो एनुअल ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो बढ़ोतरी की दर है, जो बढ़ रही है जिस दर से, वो सबसे ज्यादा है। फिर इंडिया की इससे लगभग हाफ है, आधी है, और चाइना की तो बहुत ही कम है, 0.46 है, जिसमें वन चाइल्ड नॉर्म भी आपका सुना होगा आपने कि चाइना में सिर्फ एक बच्चा रखने की, एक परिवार को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, बर्थ देने की इजाजत थी, और वो एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से कम की उन लोगों ने। अब डेंसिटी जो है हमारी, हम इंडिया की देखिए डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 455 जो लोग हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जबकि चाइना की सिर्फ 148 है और पाकिस्तान की 275 है। देखिए पाकिस्तान की भी कम है, चाइना की तो इसलिए भी कम है कि वहां का एरिया बहुत बड़ा है चाइना का। अब सेक्स रेशियो में क्या लेते हैं हम? 1000 मेल्स के तुलना में फीमेल्स कितनी हैं, तो यहाँ पे फीमेल्स की जो है गिनती वो दी गई है 1000 मेल्स, तो आप रख लीजिए 1000 मेल्स के बराबरी पर यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 924 गर्ल्स होती है, फीमेल्स हैं, जबकि चाइना में थोड़ा सेक्स रेशियो अच्छा है, वहां पे 949 है और पाकिस्तान में 943 है, यानी कि इंडिया का सबसे खराब सेक्स रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर भ्रूण हत्या की जाती है, फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सबको मेल चाइल्ड चाहिए, लड़का चाहिए अपने परिवार में वंश चलाने के लिए, तो वहां पे लड़कियों को पेट के अंदर ही मार दिया, गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है ऑपरेशन करके। तो ये इसलिए भी स्थिति है, और यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस नहीं है, बॉय चाइल्ड को है, और अमूमन सारे देशों में भी ऐसा ही है, कि चाइना में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी ऐसा, लेकिन इंडिया में थोड़ी और ज्यादा स्थिति खराब है। फर्टिलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा है। अब फर्टिलिटी रेट अच्छा होना एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं, एक तरह से बुरा भी कह सकते हैं। फर्टिलिटी रेट ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, जबकि इंडिया का कम है और आपका चाइना का काफी कम है। अब चाइना को इसके नुकसान भी हो सकते हैं। देखिए कम बच्चे पैदा होना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, एक नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए उसके बीच में। अब देखिए क्योंकि फर्टिलिटी रेट चाइना का बहुत कम है, इस फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से वहां पे बूढ़े लोग जो पॉपुलेशन वो बढ़ते जा रहे हैं और जवान वहां कम होते जा रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और कुछ लोग बच्चे कम पैदा कर भी रहे हैं, इसलिए भी वहां पर ऐसा हाल है। तो यानी कि बूढ़ों की तादाद वहां की पॉपुलेशन में ज्यादा है, जबकि इंडिया में जवानों की तादाद ज्यादा है, यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और ज्यादा अच्छी तरक्की इंडिया कर सकता है। अर्बनाइजेशन कैसा है आपके इंडिया में? इंडिया में अर्बनाइजेशन 34% पर है, चाइना में सबसे ज्यादा 59% पर है, और आपके पाकिस्तान में भी इंडिया से तो अच्छा है, यानी कि अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा अच्छी है पाकिस्तान में। देन पॉपुलेशन, अब इसमें कंटिन्यूड है,
हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर अ हैबिटेट ऑफ नियरली 38%। क्यों? क्योंकि 20% चाइना का हो गया, 18% इंडिया का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसकी लगभग उससे 1/3 से भी ज्यादा इंडिया और चाइना के पास है। यानी कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो सबसे ज्यादा इंडिया चाइना में आपकी केंद्रित है। फिर इंडिया विद अ हैबिटेट फॉर नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, चाइना इज अ हैबिटेट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, छोटा देश है, इसकी वजह से चाइना और इंडिया के मुकाबले उसकी 1/10 पोजीशन है आपकी, अगर चाइना की पॉपुलेशन ले लो या इंडिया की, यानी कि 1/10वां हिस्सा है। यानी कि अगर हम 100 करोड़ लगाएं जनता अपने देश की, तो वहां पे सिर्फ 10 करोड़ लोग होंगे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चाइना हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर्ड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो हमने देख ही लिया टेबल से। इंडिया, अब डेंसिटी जो है उसका क्या मतलब है, नोट यहाँ पे है हमारे पास। लोअर डेंसिटी इंप्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स एबिलिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और लोअर डेंसिटी का क्या मतलब होता है, देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में, अगर वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में आपका अगर कम लोग बसते हैं, तो वहां पे उनके पास जमीन ज्यादा होगी, उनके पास हवा पानी की सुविधा ज्यादा होगी, फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा, और संसाधन भी प्राकृतिक ज्यादा होंगे, यानी सुविधाएं ज्यादा मिल पाएंगी। वहां जहां के आप देखिए बहुत कंजेस्टेड एरियाज में अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग एक जगह पे बहुत सारे इकट्ठे होकर बसते हैं। अगर इंडिया में आप मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, बहुत सारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत सारे घर एक चिपक चिपक के बने हुए हैं, वहां पर हवा पानी की सुविधाएं देना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे पूरे देश में ही हमारे में आबादी ज्यादा है, और हमारे पास पर हेड जो पर पर्सन फॉरेस्ट कवर है वो कम है, हमारे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा, यही चीज हमने देखी थी कि हमारे जो संसाधन है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, जबकि चाइना के पास ज्यादा बेटर है और वहां डेंसिटी और पॉपुलेशन कम है, नेचुरल रिसोर्सेज भी उसके जो है पर हेड जो है ज्यादा है हमसे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ना कि ज्यादा होनी चाहिए। देन अब डिस्कस करते हैं हम फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज लो, पहले ही देख लिया हमने। इट इज हाई इन इंडिया, अलार्मिंगली हाई, अलार्मिंगली यानी बहुत ज्यादा हाई है पाकिस्तान में, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसलिए फर्टिलिटी रेट ज्यादा है वहां का। चाइना हैज सक्सेसफुली कंटेन्ड इट्स फर्टिलिटी रेट बाय परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979। अब चाइना की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से चाइना ने अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म लाया 1979 में, 1979 में। उसके बाद में एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर फर्टिलिटी रेट, चाइना हैज द लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अमंग द 3 नेशंस। अब पहली बात तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी ले आई 1979 में, अब वैसे ही पॉपुलेशन कम होगी। उसके बाद वहां का जो फर्टिलिटी रेट है चाइनीज का, वो भी कम है, इसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ रही है। पाकिस्तान की सबसे तेजी से बढ़ती है क्योंकि वहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इंडिया की भी काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए वो नंबर 1 पर पहुंच गया पूरे संसार में। देन वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना, वो क्या था? वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1979 टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वहां पे जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या विस्फोट का ये मीनिंग होता है कि पॉपुलेशन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाए और देश के संसाधन कम पड़ने लगे। अब चाइना में जब ऐसा हुआ तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां तो गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, आप 2 या 3 बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वहां पे क्या किया, जबरदस्ती लोगों को ऑपरेशन कराया गया, बच्चों को मतलब पेट में भी बहुत सारे बच्चों को भ्रूण हत्या भी की गई कि भाई एक ही बच्चा चाहिए। बहुत ज्यादा विद्रोह भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नहीं सुनी, वहां वन चाइल्ड पॉलिसी ला दी। इसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटी। China has successfully reduced the growth rate of population to nearly half from 1.33%. कितनी थी पहले? 1.33% थी। उसके बाद 1979 में जो 1.33% थी, अब कितनी हो गई वो? 2017 में 2017 में हो गई वो 0.46%। यानी कितनी ज्यादा कम कर दी इन लोगों ने, ठीक है, लगभग इन्होंने 1/3 कर दी। The policy was discontinued in early 2016 as the impact of policy was felt even beyond population growth. अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो इनकी कम हो गई, लेकिन इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ रही थी पॉपुलेशन की कम होने की वजह से। जैसे कि बूढ़े लोग ज्यादा हो गए थे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 2016 में काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, काफी विद्रोह भी है, लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था
कि भाई हमारी सरकार कैसी है कि हम एक ही बच्चा रख सकते हैं। अब एक बच्चा रखने की वजह से हुआ क्या कि भ्रूण हत्याएं ज्यादा हुई, लड़कियों को ज्यादा मारा गया वहां पर। मतलब ये तो इंडिया में भी हो रहा है, भारत में भी होता है, हर जगह होता है कि लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाए। अब क्योंकि सबको लड़का चाहिए, एक बेटा चाहिए, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे लड़कों की तादाद बढ़ी और वहां पे सेक्स रेशियो बैलेंस में नहीं रहा, उसका बैलेंस बिगड़ा। अब इसकी वजह से लोगों में भी असंतोष था कि भाई हम 2 बच्चे क्यों नहीं रख सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां से 2016 में वो पॉलिसी हटाई। Owing to high preference for a male child, having only one girl child led to serious social discontentment. अब क्या था, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा था मेल चाइल्ड के लिए, और किसी की अगर लड़की पैदा होगी तो उसको और ज्यादा संतोष होता था, जिसके बेटा नहीं हुआ चाइना में उसको और ज्यादा असंतोष था। It led to a widening gap between the number of males and females in the country. इसलिए वहां पे मेल्स और फीमेल्स में बहुत ज्यादा गैप हो गया। Due to one child policy, the proportion of the elderly people have started increasing in comparison to younger population. अब वहां पे यंगर पॉपुलेशन कम है, जवान लोग कम हैं। अब जवान लोग ही तो काम करते हैं, वही कम रह गए, तो अब देश को भी, सेना को भी वहां की, और जो वर्क फोर्स है वहां का, वर्किंग जो कैटेगरी है वो भी कम होगी। अब काम करने वाले लोग कहाँ से लाएं, बंदे कहाँ से लाएं, फौजी में कौन भर्ती होगा, बूढ़े भर्ती नहीं हो सकते, ठीक है। देन आफ्टर 2016 ईच फैमिली इज अलाउड टू हैव 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चे रखने की इजाजत है चाइना में। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसा है तीनों देशों में? बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइंस ऑफ अर्बनाइजेशन देन इंडिया। अब चाइना का और पाकिस्तान का दोनों का ही अच्छा हाल है शहरीकरण में इंडिया से। इंडिया पिछड़ा हुआ, यहाँ पे शहरों की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो कम है। शहर यहाँ पे कम अपना बढ़ोतरी कर पा रहे हैं, प्रकाश जो उसका ग्रोथ है वो कम है, प्रगति कम है। अर्बनाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। अब ये क्यों कम है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अभी भी हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। जो हमारी 2/3 जनता अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में रहती है। अब जो रूरल सेक्टर में रहती है तो अब इंडस्ट्रीज कम हम स्टार्ट कर पा रहे हैं, कैपिटल भी थोड़ा कम है, इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। अब इंडस्ट्रीज की वजह से ही शहरीकरण होता है। अब इंडस्ट्रीज नहीं तो लोग बाहर गांव से कैसे निकलेंगे, रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज कम है, इसलिए हमारा शहरीकरण भी कम है इंडिया में, पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले। फिर आता है सेक्स रेशियो, तीनों देशों का कैसा है। सेक्स रेशियो हमने देखा ही था। सेक्स रेशियो जो है आपका इज फाउंड टू बी बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। तीनों देशों में सेक्स रेशियो जो है फीमेल्स के विरोध में है, यानी लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है सारे देशों में, तीनों देशों में। अब ये क्या 924 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के मुकाबले इंडिया में, यानी 1000 लड़के हैं और उनके मुकाबले 924 लड़कियां हैं। देन 949 इज 2000 है चाइना में। अब यहाँ पे 949 आपकी लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, 1000 मेल्स के मुकाबले चाइना में, और 943 यानी 943 फीमेल्स हैं पाकिस्तान में 1000 मेल्स के मुकाबले। The low sex ratio points to social backwardness. अब लो सेक्स रेशियो जो होता है सोशल बैकवर्डनेस का द्योतक होता है, बताता है कि हम जो उस देश की पॉपुलेशन है वो सोशली बैकवर्ड है। वो लड़का लड़की में फर्क करती है, मेल फीमेल चाइल्ड में फर्क करती है, लड़कियों को 2ym दर्जे का मानती है, निचले दर्जे का मानती है, इसलिए उन्हें पसंद नहीं करती और इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं। फीमेल फर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या, जिसे हम कहते हैं पेट में ही जो फीमेल फर्टिसाइड है, जो बच्ची है उसे पेट में ही मार दिया जाता है गर्भ में, owing to preference for a son is the principal cause of low sex ratio। इसी वजह से सेक्स रेशियो इन तीनों देशों का कम है। देन एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है यहाँ की? एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज है 1980 से 2017 तक। इंडिया में क्या है 5.7% था 1980-90 में, और 2015 से 17 तक 7.3, मतलब एक बढ़ गया है। चाइना का 10.3 था, अब 6.8 है, वो थोड़ा घट गया है इस ईयर में 2015 से 17 में, और पाकिस्तान का 6.3 था पहले, अब वो भी घट रहा है। यानी कि सिर्फ इंडिया का बढ़ा है ग्रोथ रेट और दोनों देशों का, चाइना पाकिस्तान का घटा है। देन साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है? चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी संसार में अमेरिका के बाद वो दूसरे पायदान पर आती है, दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे। वर्ल्ड विद इट्स जीडीपी एट नियरली $33 ट्रिलियन इन 2023। अब आपके में जो डेटा है बुक में वो पुराना है, मैंने थोड़ा नया डाला है, हो सकता है नया आपसे पूछ लिया जाए, तो पुराना तो आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नया डेटा है $33 ट्रिलियन है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से।
दो तरह के मापदंड होते हैं। तो पीपीपी जो आपका जो पैरिटी है उसके हिसाब से है $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की 2023 में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी $1.5 ट्रिलियन की है, यानी कि ये काफी छोटी इकोनॉमी है। इसका कारण ये भी है कि पाकिस्तान एक छोटा देश है और इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है। द रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। अब चाइना में क्यों ग्रोथ रेट कम हुआ इसका देख लेते हैं हम। स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमीज विच डिक्रीज द डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता था, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता था पूरे वर्ल्ड में उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना में होता था। मतलब जो भी इंडस्ट्री था, जो भी आपका माल उत्पादन होता था वो चाइना में ज्यादा होता था। अब हुआ क्या है कि बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, जैसे बाकी के जो देश हैं, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, अमेरिका हो गया, आपका रशिया होगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना से माल इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे। अब क्या हुआ, वहां पे चाइना के माल की जो डिमांड है, जो मांग है वो कम हो गई। इसकी वजह से अब मांग कम हो गई तो ये सप्लाई कैसे करेगा, प्रोडक्शन इसलिए वहां पे कम हो गया, इसलिए इसकी ग्रोथ रेट भी कम हो गई। देन ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन। अब चाइना में खुद के देश में भी यहाँ की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। This is because of the rising propensity to save in the Chinese economy. Propensity to save refers to the ratio between saving and GDP. अब देखिए चाइना में खुद के देश में डिमांड क्यों कम हो गई है कि चाइनीज अब क्या चाह रहे हैं कि वो सेविंग्स करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इकोनॉमी की जो नीचे जा रही है उन्हें डर लग रहा है कि भाई अगर पैसा नहीं बचाएंगे तो आगे क्या खाएंगे। तो चाइनीज सेव ज्यादा कर रहे हैं और स्पेंड नहीं कर रहे। और जहां पे जो पॉपुलेशन देश की अगर वो ज्यादा बचा कर बैंक में जमा करने लग जाए पैसा या खर्च ना करे तो वहां की इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ बढ़ने, रिसेशन की तरफ बढ़ने लग जाती है। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उनकी चीजें नहीं बिकेंगी क्योंकि और वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे। इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ही नीचे चली जाती है। फिर करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स इंक्रीज इन चाइना। अब जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और जो आर्थिक जो आपके क्राइम्स हैं, जो गलत काम है वो बढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है। देन चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और हायर वेज चाहिए अब चाइनीज को, वो क्या कर रहे हैं, इसलिए हायर वेज की वजह से दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। देखिए चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेजेस एंड चाइनीज पीपल आर माइग्रेटिंग टू अदर नेशंस फॉर हायर वेजेस। और अमेरिका जा रहे हैं, कोई यूएस कोई आपका रशिया जा रहा है, कोई कहीं भी अलग अलग देशों में वो लोग जा रहे हैं। इटली जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई जापान जा रहा है। Domestic investors are trying to invest in economies where government intervention is minimum and political and social liberty is maximum. अब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वहां के, अब देखिए चाइना का तो आपको पता है अगर कोई बिजनेसमैन थोड़ा आगे बढ़ जाए और वो गवर्नमेंट की बात ना सुने तो उसका क्या होता है, उसको वहां नजरबंद कर दिया जाता है या अरेस्ट कर दिया जाता है या कोई आरोप लगा दिया जाता है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत अजीब सी इकोनॉमी है। वहां का जो रूल है गवर्नमेंट का बस वही सर्वे सर्वा है, बाकी सब लोगों को वहां इजाजत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वहां दबा कुचला सा है। अब जो वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन है वहां के, वो चाहते हैं भैया ऐसी जगह पे बिजनेस किया जाए जहां पे उन्हें थोड़ी आजादी हो, थोड़ा उन्हें सपोर्ट मिले, सामाजिक जो स्वतंत्रता मिले, आराम से काम कर सकें और पॉलिटिकली उन्हें सपोर्ट भी मिले। तो अब चाइना में तो ऐसा है नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कहीं बाहर के देशों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं चाइनीज जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग का मतलब फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है इस चीज से, विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्योंकि चाइना पूरे संसार की फैक्ट्री थी भाई, तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से वहां क्या हुआ है कि गंदगी बहुत फैल गई। जब हम इंडस्ट्रीज ज्यादा लगाते हैं ना भाई, तो देखिए हवा में धुआं भर जाता है, वो पॉल्यूशन हो गया। हमारे पानी में जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो हमने सीवेज में डाल दिया, वो नदियों में बहा दिया, तो वो भी वेस्ट हो गया, सॉइल भी आपकी खराब होने लगती है। तो चाइना क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा उससे जूझ रहा है, फाइट कर रहा है। बहुत ज्यादा वहां का एनवायरमेंट मतलब खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। हाई जीडीपी ग्रोथ हैज लेड टू सीरियस चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जीडीपी ग्रोथ तो वहां की बहुत हाई हो गई, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, लेकिन उसकी वजह से वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लिए एक साथ, बहुत सारे यूज कर लिए, बहुत गंदगी फैला दी, अपने पर्वत पहाड़ हवा पानी सब प्रदूषित कर लिए। इसकी वजह से वहां पे एक लंबे जो विकास है, जो आगे चलने वाला सस्टेनेबल लगातार चलने वाले की आशा विकास की कम रह गई है।
अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन कैसे आया। इसके मुख्य कारण है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब वहां पे क्या है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद एफडीआई यानी कि बाहर के जो बिजनेसमैन थे, अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ के बाहर के जितने भी देश हैं उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है। ड्यू टू दिस जीडीपी ग्रोथ हैज बीन सीवियरली अफेक्टेड। इसकी वजह से उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। उसके बाद करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज लेड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। अब करप्शन जब पब्लिक सेक्टर आता है भाई, करप्शन अपने आप आ जाता है धीरे धीरे करके। ऐसे चाइना में हुआ, इंडिया में हुआ और अब पाकिस्तान में भी ऐसा ही हमें देखने को मिला कि करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक और कारण है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही भयानक है। वहाँ पे उथल पुथल होती रहती है, टेररिज्म भी काफी ज्यादा है, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना है तो भैया अपने देश का तो बंटादार होना ही है इनका। तो हुआ क्या है, हैज लेड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। और वहाँ पे क्या है, आर्थिक रूप से स्थगित हो गई है, स्थिर सी हो गई, शिथिल हो गई है, शिथिलता आ गई है, स्टैग्नेशन यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत हो भी रही तो ना के बराबर, मतलब इसको स्टैग्नेशन कहते हैं, ग्रोथ वहीं अटकी पड़ी रहना, ठीक है। owing to slow GDP growth and low level of income, Pakistan's economy has sunk into low income, low growth trap। अब इसकी GDP ग्रोथ कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वहाँ का कम हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं कम प्रोडक्शन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ आय का जो स्तर है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, वहाँ की सैलरीज और वेजेस कम होती चली जा रही हैं, तो वहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खर्चा नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लो इनकम यानी कम आमदनी, कम ग्रोथ का जो जाल है, ट्रैप है, ठीक है, उसमें उनकी अर्थव्यवस्था फंस गई है। अब हम इन तीनों देशों का जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चर का कितना योगदान है आपकी अर्थव्यवस्था में, यानी खेती बाड़ी का, आपकी इंडस्ट्रीज का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना है, और सर्विस सेक्टर यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, जितनी भी सर्विसेज है, बीपीओ केपीओ वगैरह का कितना योगदान है आपकी जीडीपी में और अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कितना, इंडिया में एग्रीकल्चर का 16% है, इंडस्ट्री का 30% है, सर्विसेज का 54% है। इसके विपरीत चाइना में सिर्फ 7% देखिए एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन जो आता है चाइना में वो कम है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, मतलब इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में है। अब इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, 30% है, वहीं चाइना का 41% है, यानी कि चाइना हमसे आगे है यहाँ पर। और सर्विसेज सेक्टर में 54% है, चाइना का 52% है और पाकिस्तान का 57% है। अब ये परसेंटेज यहाँ अलग नहीं दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है जो अलग है, वो ये है कि चाइना का जो रूट था डेवलपमेंट का वो सही रूट था, और जो हमारा एकदम से हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर से सीधा हम सर्विस सेक्टर पे ज्यादा कूद गए, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई हमारी ज्यादा। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन चाइना ने क्या किया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट किया, उसके बाद उसने सर्विसेज से शिफ्ट किया है। हमारा क्या हुआ है, हमने सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया। कैसे, देखिए हमारा क्या हुआ, चाइना का, पाकिस्तान का और इंडिया का, हम ग्लोबल इकोनॉमी से जब कनेक्ट हुए तो वहां से हमें काम मिलना शुरू हुआ, बीपीओस केपीओस वगैरह मिलने शुरू हुए। इसकी वजह से हमारी जो जीडीपी थी उसको बूस्ट मिल गया। लेकिन चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज बहुत मजबूती से डेवलप की और वहां की जो ग्रोथ आई वो इंडस्ट्रीज से ज्यादा आई, पहले इंडस्ट्रीज से आई, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ आपके सर्विसेज पे। लेकिन हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज हमारी अधकचरी हालत में आधी डेवलप्ड रह गई, पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ, हम सीधे सर्विस सेक्टर से हमारी इनकम आने लग गई। तो ये थोड़ा सा यहाँ खराब बात है। इसका मतलब चाइना ने सबसे ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप किया, इंडिया ने सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान ने डेवलप किया है। देन शेयर ऑफ वर्कफोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कैसा है, अब इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने 43% है, इंडस्ट्री में आपकी 25% है और सर्विसेज में आपकी 32% है। चाइना में आपकी 28 है, आपके इंडस्ट्री में 26% आपके एग्रीकल्चर में और आपके सर्विसेज में 46% है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 41% यानी आपके इंडिया से कम है, इंडस्ट्री में 24% है और सर्विसेज में आपके 35% है। तो परसेंटेजेस देखने से लग रहा है कि बराबरी पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमने सेक्टरल कंट्रीब्यूशन जो देखा उसके हिसाब से इस टेबल पे हम एनालाइज कर सकते हैं। All the three countries have experienced a noticeable structural transformation
नो लॉन्गर एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर। अब तीनों ही देश ने शिफ्ट कर लिया है, इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, वहां की सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया है, तो कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर से मैक्सिमम नहीं आ रहा, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर से भी आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर relying heavily on tertiary sector and their industrial sector is lagging far behind। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी पीछे है, जबकि चाइना का काफी आगे है। The economy of China is also relying significantly on the services sector, but its industrial sector is not lagging far behind। अब यहाँ क्या है, चाइना भी बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर से अपनी जीडीपी लेता है, लेकिन यहाँ के इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, ये अंतर है पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले। उसके बाद हमने टेबल में और भी देखा कि एक्सपीरियंस ऑफ चाइना लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यहाँ मैं बता दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स लंबे हैं थोड़े से, पढ़ने में टाइम लगेगा। कि हिस्टोरिकली क्या होता है कि पहले देश अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, फिर इंडस्ट्री को डेवलप करता है, फिर सर्विस सेक्टर को डेवलप करता है। चाइना ने ऐसा ही किया, पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उसके थे, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, उसने एग्रीकल्चर डेवलप किया, फिर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और वो टर्शियरी सेक्टर से बहुत ज्यादा इनकम ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया में उन्होंने एग्रीकल्चर काफी डेवलप किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, उसके बाद इंडस्ट्रीज को ढंग से डेवलप नहीं किया, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में एकदम से कूद गए और वहां से जीडीपी आती है। तो इनका थोड़ा सा पोजीशन इस तरह की है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होते हैं, देखिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे पहला इंडिकेटर है कि ह्यूमन बीइंग जो वहां के जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी देश का, उसने कितना डेवलपमेंट किया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा कितनी है। जब एक बच्चा पैदा होता है किसी देश में, तो उसके संरचना के हिसाब से, वहां की जो सुविधाएं उनके हिसाब से लगा लिया जाता है कि भाई इतनी उम्र तो ये जिएगा ही। जैसे इंडिया में हम कहें, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सपोज हमारी 67 ईयर्स है या 69 ईयर्स, इसका मतलब जब एक बच्चा जन्म लेगा तो इतने साल तो जिंदा रहेगा ही, उसकी इतनी लंबी उम्र होने वाली है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी। एडल्ट लिटरेसी रेट जितना ज्यादा, हायर द बेटर, यानी जितना ज्यादा उतना अच्छा। एडल्ट लिटरेसी यानी बड़े लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, वो अच्छा होता है। भाई लिटरेसी रेट तो ऑब्वियसली अच्छा होता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहना अच्छा है, ऊपर रहना अच्छा है? भाई ऊपर रहना अच्छा है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब है कि आपको जो भी खाना है, पीना है, जो आपके कपड़े लगते हैं, या आपको शेल्टर ही नहीं है, जो झुकी झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए लोअर द बेटर। पॉवर्टी लाइन जितनी नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने कम लोग हों उतना अच्छा है, लोग अपनी अच्छी जिंदगी जिए, वो अच्छा होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इन्फेंट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर जो बच्चे हैं वो मर जाना अच्छी बात नहीं होती है, उनको अच्छी लंबी उम्र मिले, वो सही से जिए, अच्छा चीज होता है। तो इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो जितना कम, यानी लोअर द बेटर। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी माँ की मृत्यु हो जाना, जन्म देते समय, गर्भावस्था में या जन्म देते समय जब एक महिला की मृत्यु हो जाती है, एक औरत की जब डेथ हो जाती है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। वो एक पिछड़े हुए देश का द्योतक है, पिछड़े हुए देश को बताता है कि भाई यहाँ के प्रगति नहीं हुई है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो लोअर द बेटर। ये जितना कम हो उतना अच्छा, कि माताएं ना मरे, महिलाएं ना मरे गर्भावस्था में या जन्म देते समय। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस सोर्सेज, ठीक है। अब एक्सेस जो सोर्स पॉपुलेशन को ज्यादा सोर्सेस मिले, सोर्सेस अच्छे मिले प्रगति के, वो अच्छा है। इसका मतलब हायर द बेटर, जितने ज्यादा उतने अच्छे। ये आप टेबल ऐसे अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, अंडर नरिश्ड का क्या होता है, नरिशमेंट क्या होता है, खाना पीना, अच्छा खाना पीना मिलना, नरिश्ड होना, आपके मिनरल्स अच्छे मिले, आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, सब अच्छा खाना मिले और अच्छे से आपका भरण पोषण हो, वो एक अच्छी स्थिति है। तो अब यहाँ क्या, अंडर नरिश्ड होना यानी कम भरण पोषण होना, अच्छा पोषण ना मिलना, अच्छा खाना ना मिलना, वो अच्छी बात तो नहीं है। इसका मतलब जितना ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन कम हो उतना अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अच्छे पोषित होने चाहिए, कुपोषित नहीं होने चाहिए। कुपोषण कहते हैं इसको, अंडर नरिश्ड। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन, हायर द बेटर। तो पॉपुलेशन जितनी भी ज्यादा सैनिटेशन की सुविधाएं होंगी, हाइजीन की सुविधाएं होंगी, अच्छी नालियां, अच्छी सड़कें, हवा पानी अच्छा शुद्ध होगा, पानी पीने को शुद्ध मिलेगा, तो वो अच्छी चीज है। तो इसका मतलब हायर द बेटर। जीडीपी पर कैपिटा यूएस डॉलर्स में एडजस्ट की जाए फॉर द डिफरेंस इन परचेसिंग पावर ऑफ अ डॉलर अक्रॉस डिफरेंट नेशंस कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी।
हायर द बेटर। तो जीडीपी जो यूएस डॉलर्स में परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना ज्यादा हो यूएस डॉलर्स में नापा जाता है अभी तक, तो वो उतना ज्यादा अच्छा होता है। देन बेस्ड ऑन दीज इंडिसेस अ कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड एचडीआई, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जितने भी हमारे फैक्टर्स थे इनके बेस पे जब हम एक कंपोजिट इंडेक्स बनाते हैं कि जिस देश में ज्यादा हो, हर चीज अच्छी हो, उसके हिसाब से वहां के देशवासियों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो ह्यूमन है उनके डेवलपमेंट का, विकास का इंडेक्स निकाला जाता है, मापदंड होता है ये। Higher value of SDI points to a higher rank and higher level of human development as a consequence of overall growth of the economy। और अगर लोग वहाँ के डेवलप्ड हैं, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अच्छी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है, वो देश प्रगति कर रहा है और विकसित भी है। देन लिबर्टी इंडिकेटर्स, यानी आजादी के, वहां स्वतंत्रता के, आपको कोई काम करने की कितनी आजादी है, लिबर्टी कितनी है, आप कितना ज्यादा किसी काम को आसानी से कर सकते हैं, ये कौन बताता है? लिबर्टी इंडिकेटर्स बताते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स रेफर टू द मेजर्स of the extent of demographic participation in the social and political decision making। आपको सामाजिक रूप से कितनी आजादी है कि आप बोल सकते हैं, आप जो चाहे कपड़े पहन सकते हैं, मतलब एक डिसेंट वे में, या जो चाहे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, सोसाइटी में आप अच्छी तरह से रह सकते हैं, ये सब चीजें आप देखें तो ये होता है। देन एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है, आप क्या वोट दे सकते हैं, आपका कितना अधिकार है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो किस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन यानी संविधान के द्वारा आपको कितने ज्यादा अधिकार प्राप्त है, वो भी ये आपका बताता है, आपके लिबर्टी इंडिकेटर्स बताते हैं। अब आते हैं अप्रेजल पे, कंक्लूजन पे, कि इन तीनों देशों ने कितना डेवलप किया और कितना इन्होंने प्रगति प्राप्त की, ये देखते हैं। अब देखिए, इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज टेकन एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब शुरू हुई उसको पॉइंट हम रेफरेंस लेते हैं। अब 1978 में चाइना में, क्योंकि वहां पे पता चला कि भाई चाइना की इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती जा रही, डेवलप नहीं करती, 1978 में शुरू हुई वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1988 में शुरू हुई पाकिस्तान में और 1991 में शुरू हुई इंडिया में। अब अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, द रिफॉर्म्स इन चाइना वर नॉट डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहां की जो प्रगति थी चाइना की, वो वर्ल्ड बैंक या मॉनेटरी फंड से पैसा लेकर नहीं हुई थी। इट वाज डिक्टेटेड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइनीज लीडरशिप इटसेल्फ। अब चाइनीज लीडरशिप ने की। इट वाज रियलाइज्ड बाय द लीडरशिप ऑफ चाइना दैट माओइस्ट स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, माओइस्ट स्ट्रेटजी जो वहां की थी, उसने कैंपेन लिया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया, लैंड रिफॉर्म्स लाए बहुत ज्यादा तादाद में, हर घर में उद्योग खुले, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ हेल्थ में, आपके आधारभूत संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, लेड टू फिनोमिनल ब्रेक थ्रू इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई और इसी की वजह से चाइना आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे संसार में। FDI वर्क लाइक पेनेशिया, और वहां पे एक रामबाण का काम किया वहां के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, वहां के देश में। A solution for all problems for the Chinese economy and ultimately China emerged at the epicenter of manufacturing activity in the world। और इसी वजह से पूरे विश्व में चाइना ने अपनी साख बनवाई, वहां की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हुई और पूरे संसार में उनका नाम हुआ। तो अब हमने ये देखा कि चाइना ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने लगभग एक बराबर ही शुरुआत की। जहां चाइना की इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा डेवलप किया, वहां पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछड़ गई है और इंडिया की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। चाइना की इकोनॉमी में भी धीरे धीरे स्लो डाउन आता चला जा रहा है क्योंकि वहां की इकोनॉमी में बाहर का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम है। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया तीनों देशों के बारे में और हमने जाना इस चैप्टर के द्वारा। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट्स में जरूर भेजिएगा, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और आज मैंने थोड़ा बैठ के इसलिए पढ़ाया क्योंकि मेरे पैरों में काफी दर्द होता है कभी कभी लगातार पढ़ाने की वजह से, तो कभी कभी एक्सक्यूज करिएगा, मैं स्टूडियो बैठ के पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा, और आप ऐसे ही कमेंट्स भेजते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी जरूरत इस देश को बहुत ज्यादा है, इसकी तरक्की में आप योगदान दीजिए। वर्क हार्ड, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।